रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की पीसी सहयोग केंद्र की व्यवस्था की गई शुरू, कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर हुई चर्चा। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, दीपक बैज ने पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को लेकर दिया बयान। रायपुर में पुलिस ने की आदिवासी युवक की पिटाई, मामले में दीपक बैज का बयान, कहा सीएम की पुलिस बर्बर और क्रूर हो चुकी है। बीजापुर में डीआरजी और केरीपू 168 वाहिनी की संयुक्त कार्रवाई, 8 माओवादी को किया गया गिरफ्तार, माओवादी के पास से टिफिन बम बरामद। कस्तूरबा गांधी छात्रावास में चलाया साइबर जागरूकता अभियान, छात्राओं को दी गई साइबर अपराध की जानकारी, साइबर फ्रॉड से बचने के बताए गए तरीके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में बीजेपी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से चर्चा की है और इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की पहल पर पार्टी कार्यालय में सहयोग केंद्र की व्यवस्था शुरू की गई है। इस केंद्र का संचालन सरकार के प्रतिनिधि मंत्री, संगठन के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में किया जाता है, जहां कार्यकर्ताओं और नागरिकों की समस्याएं सुनी जाती हैं। मंत्री चौधरी ने बताया कि वे किसान नेता अशोक बजाज के साथ सहयोग केंद्र में उपस्थित रहे और करीब 3 घंटे तक कई जिलों से आए प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों का तत्काल निराकरण संबंधित जिलों के कलेक्टर, एसपी और विभागीय अधिकारियों के माध्यम से किया गया है। वहीं मांग संबंधी विषयों को संबंधित विभागों को भेजा गया है ताकि उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई हो सके। मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि आज 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, 300 से अधिक विषयों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के अलग अलग विभाग विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पहल से सहयोग केंद्र की व्यवस्था पार्टी कार्यालय में की गई है और यह सहयोग केंद्र का जो संचालन होता है उसमें सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक मंत्री और हमारे संगठन के कोई न कोई वरिष्ठ पदाधिकारी साथ में बैठते हैं और प्रदेश भर के लोगों के कार्यकर्ताओं के विषयों को सुनते हैं। तो आज आदरणीय सच्चिदानंद उपासने जी के साथ, आदरणीय अशोक बजाज जी के साथ मैं सहयोग केंद्र में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठा और हमने लगभग 3 घंटे तक विभिन्न प्रकार के विषयों को सुना और इसमें जो तत्काल निराकरण के विषय रहते हैं उससे संबंधित विषयों पर तत्काल उस जिले के कलेक्टर से या उस जिले के एसपी से या संबंधित विभागों से हमने चर्चा की। मोबाइल थोड़ा वो कर लो भाई। हमने उस पर चर्चा की और जो विषय मांग संबंधी होते हैं उन मांग संबंधी विषयों को संबंधित विभागों को भेजा गया। उसमें भी द बेस्ट पॉसिबल जो जितने रिजल्ट आ सकते हैं, बहुत सारे काम विकास के तेजी से हमारी सरकार के अलग अलग विभाग करा रहे हैं, संबंधित विभागों में भेजने का भी काम तत्काल हम करेंगे और उसमें से जो जेन्युइन और जरूरी, जो ज्यादा जरूरी रहेंगे उसको प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभाग सम्मिलित करेंगे। 100 से अधिक आवेदन और 300 से अधिक हमारे अलग अलग प्रकार के लोगों से आज मुलाकात हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए गए हैं और बैठक की शुरुआत निर्धारित समय से पहले हुई है, जिसने पूरे प्रशासन को मुख्यमंत्री की वर्क, डिसिप्लिन और परिणाम केंद्रित कार्यशैली का सीधा संदेश दिया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जिसने पूरे प्रशासन को मुख्यमंत्री की वर्क, डिसिप्लिन और परिणाम केंद्रित कार्यशैली का सीधा संदेश दिया। बैठक में मुख्य सचिव, विकासशील और सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ से ही स्पष्ट कर दिया है कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कल मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस किया है और ये कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से औपचारिकता मात्र साबित हुई है।
कलेक्टरों से कहते नजर आए कि प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन बंद क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन चल रहा है, रेत माफिया हावी है, सरकार के संरक्षण में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, इसको कल मुख्यमंत्री जी ने सही साबित किया है और पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर चल रहा है। रेत माफिया हावी है, इसलिए कहीं पत्रकारों के साथ हमला, तो कहीं तो गोलियां चल रही है, कहीं चाकू मारा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री जी कलेक्टरों से कहते रहे कि राजस्व मामलों के लंबित प्रकरण का निराकरण में चर्चा हुई, जो पूरे प्रदेश में लगभग 4 लाख से अधिक नामांकन बंटवारा, खाता दुरुस्तीकरण, फौज चढ़ाने के मामले लंबित हैं और किसान दर दर भटकने को मजबूर हो चुके हैं। और फिर से कलेक्टर लोग कहते हैं कि अभी धान खरीदी शुरू होने वाली है और कहीं भी गड़बड़ी हुआ तो कलेक्टर उसके जवाब दे है। अब मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, धान खरीदी का निर्णय सरकार का है, नीति सरकार बनाती है और बारदाने देना, परिवहन का व्यवस्था करना, मिलरों के साथ नीति बनाना, अनुबंध बनाना है तो सरकार का काम है। फिर कलेक्टरों को इस तरह से डराकर दबावपूर्व इस तरह का दबाव बनाना, मैं समझता हूं कि ये सरकार अभी से ही एक नया बहाना शुरुआत कर दी है कि किसानों को कि धान 21 कुंटल न खरीदा जाए, उसके लिए कहीं न कहीं बहाना बना रही है। सरकार ने कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस 3 दिन का रखा था और तीसरे दिन सुशासन की समीक्षा पर चर्चा होनी थी। कल होने वाली समीक्षा को रद्द कर दिया गया है और आज कॉन्फ्रेंस का समापन भी है। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभाग की बैठक ली है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस 3 दिन का रखा था। तीसरे दिन सुशासन की समीक्षा पर चर्चा होनी थी। पहले दिन कलेक्टर कॉन्फ्रेंस किया गया, दूसरे दिन एसपी कॉन्फ्रेंस किया गया, तीसरे दिन के सुशासन की समीक्षा को रद्द कर दिया गया। दरअसल विष्णु का सुशासन केवल ढोंग और कागजी जुमला है। सीएम और सरकार में साहस नहीं है कि अपनी कथित सुशासन की समीक्षा कर सकें। उन्हें मालूम है जब समीक्षा होगी तो भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकता, कमीशनखोरी, बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था पर भी बात होगी। इन सब मामले में सरकार फेल साबित हो चुकी है। सुशासन के गुब्बारे की हवा न निकल जाए इसलिए समीक्षा रद्द कर दी गई है। सरकार ने कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस 3 दिन रखा। कल कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुआ, आज एसपी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और हमने सुना है कि 2 दिन में ही सरकार ने और नहीं, तीसरा दिन सरकार की सुशासन को लेकर चर्चाएं होनी थी, लेकिन दूसरे दिन में ही हमने सुना है कि ये 3 दिन का कार्यक्रम दूसरे दिन में ही समाप्त किया जा रहा है। वो क्यों? दरअसल विष्णु का सुशासन केवल एक मात्र ढोंग है। वो इसलिए क्योंकि कल अगर तीसरे दिन अगर विष्णु के सुशासन पे अगर चर्चा होती तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री और सरकार में साहस नहीं है कि अपनी सुशासन पे वो चर्चा कर ले। इसलिए क्योंकि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, बिगड़ती कानून व्यवस्था चरम पर है, लूट, हत्या, चोरी, डकैती आम बात हो गई
और कमीशनखोरी, प्रशासनिक अराजकतावाद पूरी चरम पर है, तो किस मुंह से मुख्यमंत्री जी अपनी सुशासन का ढोल पिटवाएंगे? कहीं न कहीं अपनी सुशासन का पोल न खुल जाए, इसलिए उन्होंने जो तीसरे दिन के सुशासन का समीक्षा होना था, उसको इन्होंने, कि हमने सुना है, स्थगित कर दिया है। बलौदाबाजार में पुलिस ने आदिवासी युवक को बेरहमी से पीटा है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस मामले में दीपक बैज का बयान सामने आया, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विष्णुदेव की पुलिस, आपको बताते चलें कि लगातार वो सवाल कर रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विष्णुदेव की पुलिस कितनी बर्बर और क्रूर हो चुकी है, इसका उदाहरण बलौदाबाजार में देखने को मिला है। बलौदाबाजार में पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी समय एक आदिवासी युवक दिलेश्वर भट्ट वहां से गुजर रहा था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा और भागते देखकर पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और मारपीट की है। विष्णु देव साई की पुलिस जो अपराध को तो रोक नहीं पा रही है, शरीफ लोगों को मार रही है। मुख्यमंत्री आज आए एसपी कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, तो एसपी को समझाएं, पुलिस को क्रूर मत बनाएं। घटना एसपी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और इधर बलौदा बाजार में चेकिंग के दौरान एक आदिवासी युवक किसी कारणवश पुलिस के डर से भागना शुरू करता है, लेकिन पुलिस वाले उनके पीछे दौड़ते हैं, उनको पकड़कर लाते हैं, और वहां की बलौदा बाजार के टीआई ने उन्हें पकड़कर उनके साथ गाली गलौज, साथ ही मारपीट करते हैं। मारपीट इतना ज्यादा कि उनको उनके पीछे के हिस्से में 7 टाके लगे और लगातार खून लगातार बहता रहा। मतलब विष्णु के सुशासन में क्या पुलिस इतनी बर्बरता हो चुकी है, इतनी क्रूर हो चुकी है? एक तो अपराधी को रोक नहीं पा रहे, लाइन ऑर्डर संभल नहीं रहा है, फिर आम आदमी शिकार क्यों? वहां का दिलेश्वर भट्ट एक आदिवासी है, तो उनके साथ मारपीट क्यों? किस वजह से मारा गया? कौन सा जुर्म उन्होंने किया था? क्या वांटेड अपराधी था? क्या तड़ीपार था? क्या पुलिस को उनसे जान की खतरा थी? आम आदमी को उनसे जान से खतरा थी जो उनके साथ मारपीट किया? यह सरकार को जवाब देना चाहिए। क्या पुलिस प्रशासन और सरकार गुंडे और असामाजिक तत्वों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो अब उनका गुस्सा दिलेश्वर भट्ट जैसे एक आदिवासी आम नागरिक उनका शिकार हुआ, उनका गुस्से का? क्या ये विष्णु का सुशासन है? आज एसपी कॉन्फ्रेंस है, क्या इस पे चर्चा होगी? मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरह की बर्बरता और क्रूर नीति को बंद करना चाहिए। आम आदमी को मारना पीटना बंद करना चाहिए, नहीं तो मैं समझता हूं कि इस सुशासन नहीं, इस सरकार में बल्ककि जंगल राज चल रहा है। बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में डीआरजी और केरिपू 168 वाहिनी की संयुक्त कार्रवाई में 3 लाख रुपए के इनामी 3 माओवादी सहित 8 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने पुतकेल से पोलमपल्ली जाने वाले रास्ते में पोलमपल्ली के पास में विस्फोट और प्रतिबंधित संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री के साथ 8 सक्रिय माओवादियों को पकड़ा है। इनमें 3 माओवादी 3 लाख रुपए के इनामी हैं। इसके साथ ही पकड़े गए माओवादियों के पास से टिफिन बम और डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज, कार्डेक्स वायर, बैटरी, बिजली का तार,
जमीन खोदने का औजार और शासन विरोधी नारों के पंपलेट बैनर बरामद हुए हैं। कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार के निर्देशन और पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी रुपेश कुमार के मार्गदर्शन में थाना माकड़ी पुलिस ने नवीन आपराधिक कानून, महिला अपराध, यातायात नियम, नशा मुक्ति, विशेष तौर पर साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कस्तूरबा गांधी छात्रावास में निरीक्षक विकास बघेल थाना प्रभारी ने उपस्थित समस्त छात्राओं और शिक्षिकाओं को बढ़ते साइबर अपराध के बारे में अवगत कराया। साथ ही साइबर फ्रॉड से खुद को बचाने के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। महिला बच्चों से संबंधित अपराध, गुड टच, बैड टच के बारे में बताया है और यातायात नियमों का पालन करने, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के संबंध और नशा मुक्ति के तहत नशीली दवाओं के खतरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया गया है। तो आपको बताते चलें कि डीआरजी और केडीपू में छात्रावास में लगातार साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। छात्राओं को साइबर अपराध की जानकारी दी गई है। साइबर फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में बताया गया है। कोंडागांव माकड़ी काटागांव स्थित कन्या आश्रम में रह रही 10 साल की बच्ची कुमारी चंपा की अचानक हुई मौत ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आश्रम के सभी बच्चे खाना खाकर खेल रहे थे। उसके बाद उसकी सहेलियों ने बच्ची की बेहोश होने की खबर दी, जिससे बताने पर लोगों ने तत्काल उप स्वास्थ्य केंद्र काटागांव में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टर ने बच्ची को तत्काल उप स्वास्थ्य केंद्र काटागांव में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। प्रार्थना की रिपोर्ट पर बीएनएस कायम कर जांच पंचनामा कार्रवाई में लिया गया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दुर्घटना थी या किसी अन्य कारण से हादसा हुआ। और इसी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पुलिस थाना और तहसील कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गौतम साहू ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आज जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माकड़ी के द्वारा जो है तत्वाधान में विगत दिनों काटागांव कन्या आश्रम में जो एक आदिवासी बच्ची का मृत्यु हो गया था, आकस्मिक मृत्यु हुआ था, उसके संबंध में जो है ज्ञापन दिए हैं। उचित कार्यवाही और उसके लिए मांग किया गया है। उस पर से हमारा पृथक से वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी जो है बारीकी से जो उस पर विवेचना कार्रवाई की जा रही है। जैसे होता है, अगर कोई भी जो तथ्य सामने आता है उस पर जो है विधिवत सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में 48 लाख से भी अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। यह भूमि पूजन कार्यक्रम ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ करने, जन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इन कार्यों के अंतर्गत ग्राम पंचायत मछिया में 30 लाख की लागत से महतारी सदन का निर्माण, ग्राम बड़े अलनार में 6.10 लाख से पुलिया निर्माण और छोटे अलनार में 12.40 लाख की लागत से उचित मूल्य की दुकान भवन का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ हर गांव, हर वर्ग तक पहुंचे। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारी की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने दीपावली के पहले सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान
सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के मंत्रालय, संचालन और सूडा की टीम को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लेट लतीफी से बचने को कहा गया है। सभी कार्य तय समय पर सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ धरातल पर नजर आने चाहिए। उप मुख्यमंत्री साहब ने नगरीय निकायों में विकास कार्यों की स्थिति की जानकारी लेते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस और संयुक्त सचिव डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव भी समीक्षा बैठक में शामिल हुई। राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ शशांक पांडे, अतिरिक्त सीईओ दुष्यंत कुमार और उप सचिव डॉक्टर ऋतु वर्मा सहित तमाम लोग समीक्षा बैठक में मौजूद थे। रायपुर के बेग्रो और हेक्टर इक्वेस्ट्रियन क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश के युवा घुड़सवार जितेंद्र वेक और वेदिका शरण ने प्रतिष्ठित FEI चिल्ड्रंस क्लासिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शीर्ष वैश्विक रैंकिंग हासिल की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने युवा घुड़सवारों की सराहना की है और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। रायपुर की वेदिका शरण ने राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15वां स्थान प्राप्त किया। वहीं दंतेवाड़ा के एजुकेशन सिटी के छात्र जितेंद्र वेक ने विश्व के 90 घुड़सवारों में स्थान बनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। FEI चिल्ड्रंस क्लासिक में विश्व भर के 10,000 से भी अधिक घुड़सवारों के बीच दंतेवाड़ा के इन युवा खिलाड़ियों की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन, अवसर और विश्वास मिलने पर सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सफलता की कहानी लिखी जा सकती है। यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के गौरव का विषय है। संघर्षरत क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती है। कोंडागांव उपस्थित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को साइबर अपराध के साथ साथ महिला अपराध, यातायात के नियम, नवीन आपराधिक कानून और नशा मुक्ति के संबंध में दी गई थी विस्तृत जानकारी। और पुलिस अधीक्षक जिला कोंडागांव अक्षय कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव कौशलेंद्र देव पटेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव रुपेश कुमार के मार्गदर्शन में थाना माकड़ी पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानून, महिला अपराध, यातायात नियम, नशा मुक्ति और विशेष तौर पर साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए थाना माकड़ी क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इस परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत तमरावंड में निरीक्षक विकास बघेल, थाना प्रभारी माकड़ी द्वारा उपस्थित सभी ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को बढ़ते साइबर अपराध के बारे में अवगत कराकर साइबर फ्रॉड से खुद को बचाने के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि महिला और बच्चों से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया और यातायात नियमों का पालन करने, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के संबंध में नशा मुक्ति के तहत नशीली दवाओं के खतरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया गया है। कोंडागांव को मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश डे के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा बंधा तालाब में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों के द्वारा बंधा तालाब से जल कुंभी को निकाला गया है और जंगली घासों को काटा गया। पूर्व सैनिकों के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर कोंडागांव नगर के मुख्य स्थानों पर साफ सफाई की जाती है, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। इसके बाद स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छ कोंडागांव, सुंदर कोंडागांव स्वच्छता मिशन में मेरी भागीदारी, मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इस अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश डे, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक, बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह, जिलाध्यक्ष सूरज यादव समेत तमाम
युवक और युवतियां उपस्थित रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।